एपिसोड 27। एक बड़ी सी वैन ध्रुव के पास ही रुक गई। उस वैन में से एक हाथ बाहर आया और ध्रुव कुछ समझ पाता उससे पहले वो हाथ उसे वैन में खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर वैन रास्ते पर आगे बढ़ी। वैन के अंदर ध्रुव खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। वैन के अंदर मौजूद हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स उसके ऐसे हाथ पैर चलाने पर तंग आ गए थे। आखिर में एक ने ध्रुव के मुंह पर सेलो टेप चिपका दी और उसके हाथ और पैरों को कसकर रस्सी से बांध दिया। ध्रुव सेलो टेप मुंह पर लगे होने के बावजूद बोलने की कोशिश किए जा रहा था, पर उसकी सुनने वाला कोई न था। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान सड़क पर दौड़ते हुए एक जंगल का रास्ता पकड़ ली। ध्रुव की आंखों पर काली पट्टी बंध गई थी, जिससे उसे रास्ता कहाँ जा रहा है इसकी भनक तक न लगे। पर उन लोगों को कहाँ पता था कि वो ऐसा ना भी करता, तब भी ध्रुव समझ न पाता कि उसे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। गाड़ी एक जगह आकर रुकी। अंदर बैठे बॉडीगार्ड्स ने ध्रुव को नीचे उतारा। आंखों पर अब भी काली पट्टी थी। ध्रुव कसमसा रहा था, पर बॉडीगार्ड जबरदस्ती उसे लेकर एक बड़े से फार्म हाउस में चले गए। वे उसे ऊपरी मंजिल पर ले जाकर कमरे में फेंक दिए। ध्रुव लड़खड़ा कर गिर गया। उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। एक बेरहम बॉडीगार्ड जो शायद वहीं पर लोगों को टॉर्चर करने के लिए नियुक्त किया गया था, उसने कहा, बहुत हाथ पैर चलते हैं इस छोटे लड़के के, जंजीरें बांध दो। ध्रुव ने कान में ये बात पड़ी तो वो ना में सर हिलाने लगा, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे एक पोल से बांध दिया गया। उसके हाथों में जंजीर बांध दी गई। ध्रुव छूटने के लिए बहुत मशक्कत किया। एक बड़ी सी वैन ध्रुव के पास ही रुक गई। उस वैन में से एक हाथ बाहर आया और ध्रुव कुछ समझ पाता उससे पहले वो हाथ उसे वैन में खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर वैन रास्ते पर आगे बढ़ी। वैन के अंदर ध्रुव खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। वैन के अंदर मौजूद हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स उसके ऐसे हाथ पैर चलाने पर तंग आ गए थे। आखिर में एक ने ध्रुव के मुंह पर सेलो टेप चिपका दी और उसके हाथ और पैरों को कसकर उसने फोन निकालकर देखा। राज का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर युवान की आंखें चौड़ी हो गई। उसे पक्का यकीन था कि जतिन राणा ने खुद कॉल किया है, मतलब पक्का कुछ तो गलत होना था। युवान ने एकांश की परवाह किए बगैर फोन झट से उठा लिया। ये देख एकांश की आंखें सिकुड़ गई। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। युवान का खुद को इग्नोर करना, उसे खुद की इम्पोर्टेंस ना देना, कैसे वो हजम कर सकता था। युवान ने घबराकर फोन पर कहा, हेलो। उसकी आवाज में छलकती घबराहट एकांश ने तुरंत पहचान ली, जिसे देख वो भी परेशान हो गया। युवान की परेशानी उससे शायद ही सही जाए। वो युवान के आगे कुछ कहने को इंतजार करने लगा, पर युवान का तो उसका जरा भी ध्यान नहीं था। वो डरते हुए जतिन के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। जतिन की एकदम से फोन पर हंसने की आवाज आई। यह हंसी इतनी खतरनाक थी जिससे युवान भी खुद की रीढ़ की हड्डी तक कांप उठा। युवान घबराकर बोला, कुछ बकोगे या बस लाफिंग गैस सूंघ लिया है? उसे अब जतिन पर गुस्सा आ रहा था। युवान की बात सुन जतिन ने खुद की हंसी रोक कर कहा, राजा की जान जिस तोते में है, अब वो मेरे कब्जे में है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो आज रात ठीक 10 बजे HFP क्लब, उसी प्राइवेट रूम में जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी, मुझे मिलो, वरना तुम्हारा ये बच्चा हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। तुम चाह कर भी उसे वापस नहीं पा सकते। उसने इतना ही कहा कि युवान की आंखें फैल गई। उसकी आंखें हद से ज्यादा बड़ी हो गई। वो कुछ कहने को हुआ, उससे पहले फोन कट गया। एक बड़ी सी वैन ध्रुव के पास ही रुक गई। उस वैन में से एक हाथ बाहर आया और ध्रुव कुछ समझ पाता उससे पहले वो हाथ
उसे वैन में खींच लिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर वैन रास्ते पर आगे बढ़ गई। वैन के अंदर ध्रुव खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था, तो उसने किताबों से नजरें हटाकर फोन स्क्रीन को देखा, जिस पे लव नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने झट से फोन रिसीव कर कहा, मुझे पता था युवा, मुझे तुम जरूर याद करोगे। आखिर तुम मेरे प्यार को कैसे ना समझते। निशा आगे कुछ कहती उससे पहले युवान ने उसकी बात काट कर कहा, ध्रुवा ऑर्फनेज आया है। निशा युवान की बात सुन मुंह बिगाड़ दी। वो बोली, नहीं, वो तो तुम्हारे साथ ही होगा ना, चिपकू कहीं का। युवान ने कहा, आई एम सीरियस निशा। निशा भी मुंह चिढ़ाकर बोली, मैं भी अपने प्यार के लिए सीरियस ही हूं। युवान एकदम से बोला, ध्रुवा का किडनैप हो गया है। ये सुनकर निशा सुन्न पड़ गई। वो चिल्लाकर बोली, क्या, कब, कैसे? वो तो तुम्हारे साथ था ना युवा। नहीं, युवान की बात सुनकर एकांश भी सोच में पड़ गया। उसे पता था युवान की फैमिली समान है ध्रुव, जिसे वो उस रात देख चुका था जब खिड़की से छलांग लगाकर वो युवान को मिलने आया था। युवान ने कहा, दैट रास्कल जिसकी तुम तारीफ कर रही थी ना, उसने ध्रुवा का किडनैप कर लिया है। तुम ऑर्फनेज के बाकी बच्चों का ख्याल रख सको तो रखो, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता। निशा कुछ कहती कि उसके कान में एक आवाज आई। उसने जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखा तो कलेक्टर की गाड़ियां आकर रुकी थी और ट्रस्टी अग्निहोत्री से चर्चा कर रहे थे। निशा समझ गई कि ऑर्फनेज खाली करने की प्लानिंग चल रही है। उसने युवान से कहा, कम सून युवान, गड़बड़ शुरू हो चुकी है। युवान ने फोन कट किया और टेंस्ड हो गया। उसने अपना माथा पकड़ लिया और सोफे पर धम कर बैठ गया। एक तरफ ध्रुव और दूसरी तरफ ऑर्फनेज। किसे बचाने पहले जाए समझ नहीं आ रहा था। एक को बचाने के चक्कर में वो दूसरे को खो देगा, पर उसे दोनों से लगाव है। इस वक्त उसकी स्थिति इस कदर थी कि आगे कुआं पीछे खाई। एकांश उसे इतना परेशान देखकर उसके सामने खड़े होकर बोला, मेरी कुछ मदद चाहिए। युवान इसकी आवाज से एकदम से सर उठाया। उसका दिमाग ठनका। अगर जतन राणा इतना पावरफुल है तो एकांश खन्ना कितना पावरफुल होगा। पर फिर एक बार एकांश की कुछ वक्त पहले की बात याद आई तो एक पल के लिए कुछ भी कहने से पहले वो ठिठर गया। युवान को सोच में डूबा देख एकांश उसके पास आकर बैठा और बोला, अपनी प्रॉब्लम तो मुझे बता सकते हो युवान। युवान ने सर घुमाकर उससे देखा। उसके लिए इस वक्त स्थिति ऐसी बन गई थी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। अगर वो एकांश की मदद में सब कुछ ठीक कर देता तो एकांश के चंगुल में फंस जाएगा, जिससे कैसे बाहर निकले उसकी समझ से परे था। पर फिलहाल दूसरा कोई चारा नहीं था उसके पास। इसीलिए उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, मुझे आपकी डील मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। एकांश के होठों पर एक हल्का टेढ़ा सा मुस्कान आ गया। उसने अपने पैर पर पैर चढ़ा लिए और एक हाथ सोफे पर युवान के पीछे फैलाकर किसी राजा की तरह बैठ गया और गहरी नजरों से युवान को देखते हुए बोला, मेरी बिल्ली म्यूजी से म्याऊं म्याऊं। युवान नजरें चुरा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। एकांश ने उसे ऊपर से नीचे तक देख कहा, जल्दी कहो, कैसी शर्त? युवान ने उसे एक नजर देखते हुए एक ही सांस में कहा, मेरा दोस्त जान से प्यारा ध्रुवा किडनैप हो चुका है। हमारे ऑर्फनेज पर एक बिजनेसमैन की बुरी नजर है और उसे ही पाने वो सारी हदें पार कर रहा है, जिसके रास्ते के आड़े मैं खड़ा था। इसीलिए उसने ध्रुवा को किडनैप कर लिया ताकि मैं चुपचाप उसे अपनी मनमानी करने दूं। अभी ऑर्फनेज में कलेक्टर साहब और हमारे ट्रस्टी के बीच चर्चा चल रही है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पक्का वे मेरी गैर हाजिरी में ऑर्फनेज खाली करवा देंगे। पर मुझे अगर ऑर्फनेज बचाना है तो ध्रुवा को उन सनकी के पास से हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। पर अगर ध्रुवा को बचाना है तो ऑर्फनेज को छोड़ना होगा।
समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। एकांश उसकी हर एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने एक बॉ उठाकर कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे ऑर्फनेज को उस बिजनेसमैन से बचाऊं? युवान चिढ़कर बोला, ऑब्वियसली यस। एकांश डेविल मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, बचा लूंगा। वैसे भी एकांश खन्ना के आगे कोई बिजनेसमैन इतनी हैसियत तो नहीं रखता कि कुछ कर सके, पर तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो बहुत बड़ी है बच्चे, इसीलिए मेरी डील भी बड़ी होनी जायज है। एकांश की बात सुन चौंक कर युवान बोला, आप क्या सोच रहे हैं? एकांश उसे चील सी नजरों से देखकर बोला, तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं बल्कि उम्र भर मेरा बॉयफ्रेंड बनकर रहना होगा। उसके इतना कहते ही युवान का दिल मानो सीने से निकलकर बाहर आकर धड़कने लगा। राणा मैंशन। जतिन की गाड़ियां मैंशन के गेट पर आकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और मैंशन में कदम रखने के साथ बोला, कहाँ है वो लड़का? एक गार्ड ने उसे ऊपर के एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उसने सर उठाकर उस कमरे को देखा तो आंखें सिकुड़ गईं। वो कमरा खास लोगों को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था। जहां इस वक्त ध्रुव को रखा गया है ये सुन जतिन की आंखें लाल हो गई। उसने जोर से उस गार्ड को तमाचा जड़ दिया। एक बड़ी सी वैन ध्रुव के पास ही रुक गई। उस वैन में से एक हाथ बाहर आया और ध्रुव कुछ समझ पाता उससे पहले वो हाथ उसे वैन में खींच लिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर वैन रास्ते पर आगे बढ़ गई। वैन के अंदर ध्रुव खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। वैन के अंदर मौजूद हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स उसके ऐसे हाथ पैर चलाने पर तंग आ गए थे। आखिर में एक ने ध्रुव के मुंह पर सेलो टेप चिपका दी और उसके हाथ और पैरों को कसकर रस्सी से बांध दिया। ध्रुव सेलो टेप मुंह पर लगे होने के बावजूद बोलने की कोशिश किए जा रहा था, पर उसकी सुनने वाला कोई न था। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान सड़क पर दौड़ते हुए एक जंगल का रास्ता पकड़ ली। ध्रुव की आंखों पर काली पट्टी बंध गई थी, जिससे उसे रास्ता कहाँ जा रहा है इसकी भनक तक न लगे। पर उन लोगों को कहाँ पता था कि वो ऐसा ना भी करता तब भी ध्रुव समझ न पाता कि उसे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। गाड़ी एक जगह आकर रुकी। अंदर बैठे बॉडीगार्ड्स ने ध्रुव को नीचे उतारा। आंखों पर अब भी काली पट्टी थी। ध्रुव कसमसा रहा था, पर बॉडीगार्ड जबरदस्ती उसे लेकर एक बड़े से फार्म हाउस में चले गए। वे उसे ऊपरी मंजिल पर ले जाकर कमरे में फेंक दिए। ध्रुव लड़खड़ा कर गिर गया। उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। एक बेरहम बॉडीगार्ड जो शायद वहीं पर लोगों को टॉर्चर करने के लिए नियुक्त किया गया था, उसने कहा, बहुत हाथ पैर चलते हैं इस छोटे लड़के के, जंजीरें बांध दो। ध्रुव ने कान में ये बात पड़ी तो वो ना में सर हिलाने लगा, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे एक पोल से बांध दिया गया। उसके हाथों में जंजीर बांध दी गई। ध्रुव छूटने के लिए बहुत मशक्कत किया, पर सब मेहनत उसकी वेस्ट गई। खन्ना एंटरप्राइजेस। एकांश और युवान आमने सामने खड़े थे। एकांश ने अपनी समस्या युवान के आगे खुलकर रख दी थी। युवान उसके एकटक देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था या क्या कहे एकांश से। उसका मन ना ही कर रहा था, तो दिल न जाने क्यों एकांश के प्रति खींचाव महसूस कर रहा था। तभी युवान के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन निकालकर देखा। क्या युवान ध्रुव और ऑर्फनेज बचाने के चक्कर में खुद की जिंदगी का सौदा एकांश खन्ना के साथ कर देगा? क्या जतिन के मन में ध्रुव के लिए फीलिंग पनपने लगी है? जानने के लिए सुनते रहिए माय डबल बॉयफ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफरनामा पर।